नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। भाविक पटेल साहब हैं ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि आज आरबीआई ने कहा है कि आईएफएससी, जो कि इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज है, वहां पर गोल्ड प्राइस रिस्क के हेजिंग को मंजूरी मिल गई है। इससे ये माना जा रहा है कि ज्वेलर और जो गोल्ड के ट्रेडर हैं उनको फ़ायदा होगा। आरबीआई जल्द इसके बारे में डिटेल निर्देश जारी करेगी। और ये जो बुलियन का एक्सचेंज है आईबीएक्स, ये आईएफएससी में स्थित है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में स्थित है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इसका ग्राउंड पर कितना और कब तक इम्पैक्ट होगा, ये समझाने के लिए मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहता जी, आप जरा बताएं कि इस ऐलान का मतलब है क्या? देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि भारत में जो सोना है, लगभग 98% जो गोल्ड होता है वो आयाती होता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो और उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है कि उससे उसकी रिस्क को हेज करने की जरूरत पड़ती है। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक कोई भी ज्वेलर्स अपने जो स्टॉक है, उसकी जो रिस्क है उसको हेज नहीं कर सकता कमोडिटी एक्सचेंजों के सिवाय। कहीं और पर उसे हेज नहीं किया जा सकता, और वो सिर्फ भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज में ही हेज कर सकता है। उस सर्कुलर को दरकिनार करते हुए आज ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में नया ये इस तरह का ऐलान किया गया। अब जितने भी ज्वेलर्स हैं वो अपनी प्राइस रिस्क को, जो सोना जो इंपोर्ट करते हैं या जो गोल्ड का स्टॉक रखते हैं या बाय सेल करते हैं, उस रिस्क को इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर हेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंज, और वो भी भारत में। ये एक्सचेंजेस गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में जो स्थित है, वहां पर ये एक्सचेंज उपलब्ध है। तो पहले क्या होता था कि आपको भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज में रिस्क को हेज करना पड़ता था। अब आप डायरेक्टली इंटरनेशनल प्राइस से गोल्ड को हेज कर सकते हैं, गोल्ड की रिस्क को हेज किया जा सकता है। और जो उसके आईएनआर है, कन्वर्जन रेशियो को आप भारतीय बाजारों में हेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है रिजर्व बैंक द्वारा, और इससे ज्वेलर्स कम्युनिटी को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा था और सरकार को भी ये पता चला था कि अनऑथोराइज तरीके से फॉरेन के एक्सचेंजों पर भी कुछ लोग इसको हेज करते थे। तो ये एक गलत तरह की प्रक्रिया थी, क्योंकि यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे सारे ज्वेलर्स को फायदा होगा, और खास तौर पे उन एक्सचेंजों को भी फायदा होगा जो गिफ्ट सिटी में अवेलेबल है, क्योंकि वहां पर उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है मेहता जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी भी तो हेजिंग की सुविधा है ना, एमसीएक्स पे आप तो हेजिंग कर सकते हैं। तो मतलब ये एक नया विकल्प सामने आ रहा है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। फिलहाल आप इंडियन रुपीज में उसको हेज कर सकते हैं। अब आपको सरकार ने सीधी सुविधा दी है कि आप डायरेक्टली इसे फॉरेन प्राइस के ऊपर ही हेज कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ये सुविधा भी तो दी कि आप सीधा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार अब सरकार ने सुविधा दे दी कि आप वहां पर उसको हेज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और अपनी प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए आपका बिल्कुल रिस्क फ्री हो गया है। तो दिस इज अ वेरी फॉरवर्डिंग स्टेप है, और इससे सबको फायदा होगा। खास तौर पर वहाँ के कमोडिटी एक्सचेंज को भी फायदा होगा। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि जो ड्यूटी का पेमेंट होता है, यहाँ पर 15% गोल्ड की ड्यूटी का पेमेंट किया जाता है, उसको हेज कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो ड्यूटी हर 15-15 दिन बाद बदलती है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जो हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन होते थे इस इंडस्ट्री से, कई बार उसको लिंक किया जाता था, उस पर बिल्कुल रोक लगे।
ठीक बात है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका डिटेल में इस खबर को और इस खबर के इम्पैक्ट को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि आज के लिए आपको गोल्ड में क्या करना है। तो भाविक जी आप देखिए गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में है, बिल्कुल एक्शन के मूड में नहीं है। 53,754 का लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड का। आज शाम के लिए इस भाव पर क्या ट्रेड बन रहा है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आपने सही बताया, आज के दिन अगर देखें तो बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, और वैसे भी अगर शाम को देखें तो कोई इम्पोर्टेंट डेटा भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। बट अभी भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो मैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहूँगा। अभी 53,772 चल रहा है, तो आई थिंक 53,700 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 53,500 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 54,000 का। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राहुल का, पूछिए राहुल जी। सर सोयाबीन पर राय चाहिए थी। सोयाबीन 7,000 हो जाएगा? जिस तरीके से यूएस मार्केट में कल मील और अपन सोया में तेजी देखा था, उसको देखते हुए 7,000 हो जाएगा क्या सोयाबीन? 1000 हो जाएगा ये आप जानना चाहते हैं, बताइए भाविक जी। 7,000 हो जाएगा सोयाबीन? सोयाबीन में तेजी लग रही है, बट 7,000 जितनी नहीं लग रही है। हाँ, इंटरनेशनल में हमने देखा है कि थोड़ी अपसाइड दिखी है, और शायद क्रूड ऑयल बढ़ता है तो भी सोयाबीन में शायद हो सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 6,000 से 6,200 तक ही अभी लग रहा है। 7,000 थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो मिनिमम आप 6,000 से 6,200 का टारगेट रखिए अपसाइड। ठीक है, अगला सवाल है विजय का, पूछिए विजय जी। हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछें। मेरा हाँ, नाम अजय जी पूछें। अजय निमानी है सर मेरा नाम। जी बोलें सर, पूछिए। मैं ग्वार पे पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, भाई कोई कह रहा है 1 करोड़ बोरी, कोई कह रहा है 85 लाख, कोई 70 लाख। अभी अपने फिगर मैंने बनाया है 1/10/22 से 6/12/22 तक ग्वार की आमदनी आई है 23,01,600 बोरी। 67 दिन हो गए सर इसको आते हुए। अच्छा, तो पर डे की क्रॉप आई है 34,352 बोरी। तो सर अपने 150 दिन मानते हैं क्रॉप के मैन फरवरी तक। हाँ तो सर 51,52,800 बोरी बनती है, तो फिर क्रॉप ज्यादा कहाँ से हो जाएगी? ये जो कह रहे हैं क्या मतलब है इसका? नहीं तो इसका मतलब ये है नहीं मैं आपका सवाल मैं समझ गया। मैं तो अपने एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ कि भाभी जी क्या इनकी बात ठीक है? जी देखिए, जब बारिश शुरू हुई थी तब सोइंग अच्छी थी। इनफैक्ट उसके बाद हमने देखा था कि एस्टिमेशन ज़्यादा आएगा, बट उसके बाद अगर बारिश अगर हमने देखे तो वो थोड़ी लंबी हो गई, तो उसकी वजह से यील्ड जो थे वो कम हो गए थे। और अभी अगर आप देखें तो 5,000 से जो 6,400 की रैली दिखे मिली है, वो इसी हिसाब से है क्योंकि जो सब पहले एंटिसिपेशन था बारिश से पहले का, और अब जो एक्सपेक्टेशन है वो उसमें बहुत कम हो गया है। तो पहले ज़्यादा लग रहा था बम्पर क्रॉप, और अब लग रहा है कि कम होगा, तो उसकी वजह से ही हमने प्राइसेस में ये तेज़ी देखने को मिली है। तो मार्केट ज़रूर से एंटिसिपेट कर रहा है कि लास्ट ईयर से या जो बारिश से पहले की थी उससे कम ही आएगी इस बार क्रॉप। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है पराग का, पूछिए पराग। हेलो सर। जी नमस्कार, पूछिए। सर आज के लिए में क्या करना चाहिए? वॉल्यूम आपकी आवाज़ डिस्टर्बेंस है। गोल्ड में आप जानना चाहते हैं कि इस भाव पर क्या करना चाहिए। 53,750 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताज़ा भाव है, क्या करना चाहिए भाविक पटेल जी? जी बाई करना चाहिए, बस थोड़ा और 50 रुपए नीचे आता है तो 53,700 पे बाई के रिकमेंडेशन दूंगा, 53,500 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 54,000 का। ठीक है। अच्छा, क्रूड पर भाविक जी आपका क्या व्यू है? क्योंकि कच्चे तेल में आप देखिए कि बहुत गिरावट आ गई है, अब तो 79 के भी नीचे आ गया है एमसीएक्स पर कच्चा तेल, और क्रूड में हुआ ये है कि 1 साल के लो पर है भाव, बहुत तेज गिरावट आई है। क्या लगता है आपको कच्चे तेल में? देखिए, ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव है। एक ही पॉजिटिव फैक्टर मुझे जो दिख रहा है एमसीएक्स पे कि उसने डबल बॉटम बना दिया है। नवंबर में 6052 का लो था, और आज अगर देखें तो 6051 का लो है। तो आई वुड से कि यहाँ से एक बार थोड़ा वेट ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग नहीं लग रहा है, और शॉर्ट की रिकमेंडेशन में नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हमने गिरावट देखी है ओवरसोल्ड में।
आई थिंक मार्केट को थोड़ा सेटल होने दे दीजिए, मे बी बॉटम एक बार हो सकता है, उसके बाद रिकमेंडेशन कहूँगा, बट शॉर्ट टर्म में अभी मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्रूड में। नेक्स्ट कॉलर फरहान है, पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। सर जी मेरा सवाल मेंथॉल पर दोनों एक्सपर्ट्स हैं, वीरेंद्र वकील सर से और भाविक सर से। इनकी रिसर्च अच्छी है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मेंथॉल इस लेवल से 2-4 महीने बाद क्या कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर हम खरीद लें हाजिर में, किसान है वैसे तो हम, लेकिन खरीद लें तो यह इस भाव से या अभी वो नीचे आएगा, 900 रुपये आ सकता है क्या लग रहा? 900 रुपये तक आ सकता है क्या मेंथा ऑयल? बताइए भाविक जी। देखिए चांसेस तो लग रहे हैं, अभी भी मुझे तेजी तो नहीं दिख रही है, शायद 920 तक आ सकता है। और पहले भी हमने देखा था 2021 में सितंबर अक्टूबर में कि 908 910 के करीब आया था और मई में भी आया था। तो 920 से 910 का एक लेवल रख सकते हैं, मे बी वहाँ पे आता है तो आप फिजिकल बाइंग कर सकते हैं, बट अभी नहीं लग रहा है कि बहुत तेजी हो सकती है, तो वेट कीजिए नीचे के प्राइसेस आने के लिए। नेक्स्ट कॉलर पूछिए राजेश जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मुझे सिल्वर मैंने 65,900 पे बाय किया हुआ है सर, और जीरा में कहाँ किस प्राइस पे बाय करना चाहिए ये पूछना है। 65,900 पे आपने चांदी में बाइंग की है और आप पूछ रहे हैं कि जीरे में किस भाव पर बाइंग करें। बताइए भाविक जी, क्या जवाब इन दोनों सवालों का? देखिए सिल्वर में तो 65,000 के लेवल से बने रही है बाइंग में आज के दिन, ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी हो सकती है, बट अपसाइड एटलीस्ट 65,950 से 66,000 का लेवल हो सकता है। तो सिल्वर में आप 65,000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जीरे की बात करें तो जीरे में अच्छे हमने तेजी देखने को मिली है और अभी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक 26,500 के करीब आ सकता है। बट जीरे में अगर आपको बाइंग करना है तो 25,000 के करीब जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में कीजिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24,500 का और टारगेट रख सकते हैं 26,200 का। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे कॉटन की। कॉटन पर बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपको मिलने वाली है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कमोडिटी की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं कॉटन की, और कॉटन की बात इसलिए क्योंकि कपास के सबसे बड़े उत्पादक होने के साथ साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल कॉटन मार्केट में भारत का दबदबा है। इसलिए कीमतों में होने वाले हर उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए NCDEX, जो कि देश में एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वहां पर कपास वायदा बेहद मददगार साबित हो सकता है। क्या है इसके मायने? किसान या ट्रेडर कैसे हेज करके अपना रिस्क, अपना जोखिम कम कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले एक साल में कॉटन की कीमतों में भारी उठापटक देखने को मिली है। जैसे जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन का सिलसिला कम हुआ, सप्लाई के मुकाबले मांग में तेजी आई, जिससे कीमतों में जबरदस्त उछाल दिखा। 7 महीने पहले जब कॉटन का हाजिर भाव 52,000 प्रति गांठ पहुंच गया था, तो कई सारी मिलों ने आधी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया था। वहीं कुछ पूरी तरह बंद हो गए थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। तब से लेकर अब तक कीमतों में करीब 40% की गिरावट आई है। सालाना 62 लाख टन उत्पादन के साथ भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक स्तर पर 25% उत्पादन भारत में ही है, जबकि कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की करीब 60% हिस्सेदारी है। कपास के एक्सपोर्ट में भी भारत पीछे नहीं है। सालाना 45 लाख गांठों के एक्सपोर्ट के साथ भारत दूसरे पायदान पर है। FY22 में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 41% की बढ़ोतरी देखी गई। इस साल 344 लाख गांठ का उत्पादन और मांग 300 लाख गांठ रहने का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कॉटन की बुआई इस साल 15% बढ़ी है, लेकिन CAI यानी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि 2022-23 में मांग 6% घट सकती है। आपूर्ति और मांग के अनुमानों को देखते हुए आने वाले समय में कॉटन की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहने की संभावना है। ऐसे में ट्रेडर्स और किसानों के लिए NCDEX का कपास वायदा नुकसान के जोखिम को कम कर सकता है। कंपल्सरी डिलीवरी वाले कपास वायदा का डिलीवरी सेंटर राजकोट है और कीमतें भी वहीं से आधारित हैं। वायदा में भाव प्रति 20 किलो और टिक साइज 50 पैसे है। अधिकतम ऑर्डर साइज 50 लॉट यानी 200 मीट्रिक टन है। वहीं मेंबर के लिए 4.5 लाख मीट्रिक टन और क्लाइंट के लिए 45,000 मीट्रिक टन तक की पोजीशन लिमिट
मार्केट है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की देखरेख में एनसीडीएक्स ने कपास वायदा में कारोबार और डिलीवरी का एक पारदर्शी और मजबूत सिस्टम तैयार किया है। कीमतों में होने वाले तेज उतार चढ़ाव के बीच जोखिमों को कुछ हद तक कम करने के लिए कपास वायदा बेहद मददगार है। और कपास वायदा की बारीकियों को समझाने के लिए ये आपके लिए कितना मददगार, कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, ये डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट बीरेन वकील जुड़े हैं, जो कि सीईओ हैं पैराडाइम कमोडिटी के। बीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही, चूंकि कपास जो है एक तरह से आप देखें तो ग्लोबल कमोडिटी है, और जब ग्लोबल मार्केट में कीमतों पर कोई असर आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट में देखते हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से अमेरिका के वायदा बाजार में दाम बढ़े घटे, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आया। तो अब जरा आप बताइए कि ऐसे में इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए, या इस उतार चढ़ाव में जो जोखिम होता है उससे बचने के लिए हमारे पास क्या टूल अवेलेबल हैं और वो कितने मददगार हैं? कपास एज ए प्रोडक्ट की जो हम बात करें तो इसकी एक ब्यूटी ये है कि ये पूरी इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लिंट या तो कॉटन की बात करेंगे तो उसमें सीड कंपोनेंट और केक कंपोनेंट कवर नहीं होता, लेकिन हम कपास की हेज अगर करेंगे तो यहाँ सीड कंपोनेंट भी हेज हो सकता है। अब इंडिया में क्या है कि कॉटन केक का फ्यूचर तो है, कपास का भी फ्यूचर अवेलेबल है, बट सीड का मार्केट जो कि 1 करोड़ टन का काफी बड़ा मार्केट है, उसका डायरेक्ट फ्यूचर्स नहीं है। तो एज ए इनडायरेक्ट हेज जिसको कहेंगे, उसमें कपास काफी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों का, जो प्रोसेसर लोग हैं, जिनका कॉटन वॉश ऑयल में, कॉटन केक में, कॉटन में एक्सपोजर है, वो यहाँ इनडायरेक्ट क्रॉस हेज भी कर सकते हैं। जैसे कॉटन लेके अगर कपास हो जाए तो सामने हेज में कपास बेच सकते हैं, या तो कभी कभी कपास काफ़ी सस्ता होता है तो उस समय कपास बाई करके कॉटन बेच सकते हैं। और इसकी एक फ़ायदा ये है कि ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, मीन साल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, और 10 महीने का ऑलमोस्ट आपको यहाँ ट्रेडिंग टाइम मिलता है। जो रेगुलर कॉटन के मार्केट में या खल के मार्केट में जो हर महीना रोल ओवर या आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना होता है, ये नहीं होता। ये ऑलमोस्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट राउंड द ईयर काइंड ऑफ ये मिलता है, तो ये इसकी काफ़ी खासियत है। मैं समझाया कि जो हमारे पास इस वक्त कपास का वायदा है एनसीडीएक्स पे, वो किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर आप वहां पर हेज करते हैं। अलग अलग तरीके बीरेन जी ने बताए। एक सवाल बीरेन जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ग्लोबल मार्केट में कपास की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, उसका कितना इम्पैक्ट हमारे यहाँ वायदा में कपास फ्यूचर पर पड़ता है सर? इसमें जो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो काफ़ी ये होता है, ऑलमोस्ट 90% का कोरिलेशन है, और कपास का भी खल के साथ मिला के मोर देन 80% का कोरिलेशन बैठ जाता है, स्पेशली जब मार्केट लिक्विड होते हैं, मीन्स जब फसल का समय है। एक पर्टिकुलर अक्टूबर नवंबर है एक ऐसा समय कि जब थोड़ी फसल की क्लैरिटी नहीं होती, बट जैसे जैसे अभी ये समझो दिसंबर खत्म हो जाएगा और रुई की प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो जनवरी टू जून ये काफ़ी प्राइस एफिशिएंट भी होता है, काफ़ी लिक्विड भी होता है, और काफ़ी अच्छा इंडिकेटर देता है प्राइस डिस्कवरी का। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नया प्लेयर इस मार्केट में आना चाहे, कॉटन सेक्टर में बिजनेस करना चाहे, उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं कॉटन सेक्टर में, कपास के फील्ड में? कपास में खास तो जिनर के लिए एक टूल है ये, अपना इन्वेंटरी को हेज करनी है तो फिजिकल कपास के सामने इसको बेच के हेज कर सकते हैं, या कभी कभी मिल को जब मार्केट काफ़ी मजबूत होते हैं और माल नहीं मिलता तो फ्यूचर्स में लेके भी इसको हेज कर सकते हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए ये प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का एक सुविधा है। जैसे आज ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मीन्स 4 महीना का स्टोरेज या ब्याज कॉस्ट के बिना आप इसको ऑलमोस्ट करंट लेवल के भाव पे इसको ले सकते हैं।
तो जिन लोगों को अपनी कॉस्टली फाइनेंस नहीं रोकनी है, मीन्स लिक्विडिटी, क्योंकि ये काफ़ी महंगी चीज़ है, तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी कॉस्ट टू कैरी जिसको बोलेंगे, ब्याज का खर्चा, भाड़ा, ये देखते हुए भी जो स्टेक होल्डर है बाई साइड, स्पेशली कंज्यूमर साइड, उनके लिए भी एक अच्छी टूल है ये। लास्ट क्वेश्चन बीरेन जी आपसे मेरा ये होगा, इसमें दो सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि ग्लोबल कपास मार्केट में भारत की स्थिति क्या है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि कपास के मैदान में जब भी आपने बताया, इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं अभी आपको दिख रही हैं? ग्रोइंग मार्केट है इंडिया और काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है। एक ज़माने में 2 करोड़ गांठ से हम 3-3.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। कोरोना के समय थोड़ा डिस्टर्बेंस था, बट अब मार्केट वापस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और चाइना लॉकडाउन खुल जाएगा तो वापस गारमेंट सेक्टर में वापस बढ़ोतरी देखी जाएगी। पिछले 2 साल स्पेशली 2020-21 स्पिनिंग में काफ़ी बढ़िया रहे, गारमेंट एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी बढ़िया रहे। लास्ट ईयर थोड़ा सप्लाई शॉर्टेज के कारण थोड़ी डिस्पेरिटी की दिक्कत थी और अभी भी डिस्पेरिटी है, बट एक बार सप्लाई चेन ईजी होगी तो आगे जाके मार्केट नॉर्मल होता जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कपास के फील्ड में कितनी बड़ी संभावनाएं हैं और क्या क्या टूल इस वक्त हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके जरिए आप हेजिंग करके अपना जोखिम कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।